एक्सरसाइज 7.2 7.2 में सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। यही फार्मूला चलेगा। 3 फार्मूला होते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक डिस्टेंस फार्मूला जो तुमने 7.1 एक्सरसाइज में किया है, सेकंड फार्मूला सेक्शन फार्मूला, थर्ड फार्मूला था एरिया फार्मूला जो कि कट गया है। तो अब 2 ही फार्मूले बचे हैं। सेक्शन फार्मूला पहले भी इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट था और आज भी इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों में भी इंपॉर्टेंट ही है। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, पहले वो समझ लेते हैं। सपोज तुम कार्टेशियन प्लेन में कोई लाइन बनाते हो। सोचो कि एक पॉइंट है 3 and 4, एक पॉइंट है आपका बी है -3 and 4। सपोज ये एक पॉइंट है, चलो कुछ और ले लेते हैं 2, ये ले लिया। तो अगर मैं इसे सिस्टमेटिकली रखूं तो 3 and 4 लगभग यहाँ आएगा, -3 and 2 लगभग यहाँ आएगा और ये एक लाइन बन गई। तो अगर ये पॉइंट मेरा ए था और ये पॉइंट मेरा बी है तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। क्लियर? तो ए से लेकर बी तक मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। अगर कोई मुझसे कहे कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ठीक, और वो पॉइंट पी है और वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो बताओ इस पॉइंट पी ने इसको किस रेशो में कट किया। तो हमने माना भाई एम और एन रेशो में कट किया होगा। किस रेशो में कट किया, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको रेशो नहीं दिया होगा, या जिस कोऑर्डिनेट ने इसे कट किया वो कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा। तो या तो आपसे पूछेंगे फाइंड द रेशो जिससे पी पॉइंट से कट कर रहा है, या पूछेंगे ये रेशो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर इसने यहाँ रेशो दिया होता, ये 2 और ये 1 दिया होता, तो इस बार मुझे पी के कोऑर्डिनेट मिल जाते। या फिर कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे पी के और हमसे पूछा होगा कि बताओ भाई इसका रेशो क्या होगा। तो ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, या तो रेशो पूछेंगे या फिर कोऑर्डिनेट पूछेंगे। क्लियर हो? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चनों से पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी है, तो उसे ध्यान से करना। फार्मूला क्या चलेगा अब वो बताऊंगी सबसे पहले। तो सेक्शन फार्मूले में आपके पास चलता है, जैसे अभी बताया था कि पी के कोऑर्डिनेट जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा, एक्स इक्वल है इसका एक्स, वो होगा तुम्हारा एम x2 n x1 अपॉन में m प्लस में n। ऐसे ही y के पॉइंट निकलेंगे तो वो होगा m y2 और n y1 अपॉन में m प्लस में n। तो इस तरह से स्टेप निकल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई? सेम वही है जो अभी समझाया। जैसे ये अगर पॉइंट है तो यहाँ a है और ये b है, तो एक पॉइंट p है, वो इसे किस रेशो में कट करता है और p के पॉइंट कौन है? x y। यही सारा थीम है बस। क्लियर है सबको? अब सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, और वो आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट निकालो। डिवाइड करता है जॉइनिंग पॉइंट, पहले जॉइनिंग पॉइंट बना लो। ये हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, कोई एक्यूरेट नहीं होता। -1 और 7 एक पॉइंट है एंड 4 एंड 3 एक पॉइंट है, 4 और -3 है, 4 एंड -3 एक पॉइंट है। और ये 2 और 3 के रेशो में इसे कट किया है किसी ने, 2 और 3 के रेशो में कट किया है। तो वो पॉइंट बताना है वो कौन सा है, ये नाम हम खुद दे देते हैं। ठीक है? तो अब वो पॉइंट बताना है आपको कि वो कौन से पॉइंट पे उसे कट करता है, यानी पी की वैल्यू बतानी है, यानी एक्स एंड वाई बताना। तो बोला था आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताओ जो इस जॉइनिंग लाइन को 2 और 3 के रेशो में कट कर रहा है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आने चाहिए जरूर, तभी पहले ही समझ में जल्दी आएगा अगर बेसिक समझ में आ गया तो अब मेरे पास लिखेंगे कैसे, अब टॉपिक आता है लिखे कैसे। तो लेट P पॉइंट एक्स वाई है, P पॉइंट एक्स वाई डिवाइड्स ए बी लाइन इन 2-3 रेशो, 2-3 रेशो। ए बी लाइन को 2-3 रेशो में कट करता है। अब लगा लो जी फार्मूला, x इक्वल m का काम करता है ये और ये n का, क्योंकि देखो रेशो 2-3 दे रखा था तो पहले m फिर n दे रखा। तो ये m का काम कर रहा है 2 और n का काम कौन कर रहा है 3। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे और 3 की मल्टीप्लाई इससे। क्यों? क्योंकि b बाद में बोलते हैं। तो ये तुम्हारे x2 और y2 है, जबकि ये तुम्हारे x1 और y1 है। क्यों है वो पता चल गया? क्योंकि a b बोला जाता है तो b बाद वाला है, तो बाद वाले x2 और y2 होंगे। ठीक? तो आपके पास x हो गया, m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 और बीच में प्लस का साइन,
और n की वैल्यू थी 3 और n x1 की कितनी है -1, ये आ जाएगा नीचे इन दोनों को प्लस यानी 2 प्लस में 3 5, ये हो गया 8 माइनस 3 और ये 5 और फिर दोबारा 5 बाय 5 कट के कितना आ गया जी 1। तो ऐसे ही आप y निकालोगे। y निकालने के लिए आपको फिर दोबारा m है आपके पास 2, y2 है आपके पास -3 प्लस n है 3, y1 है आपके पास 7 और नीचे द्वारा उन दोनों की प्लस यानी कि 5, तो -6 प्लस 21 अपॉन में 5 यानी कि 15 बाय 5 कट के कितना आ गया 3। तो आप कहोगे कि मेरा जो पॉइंट है वो आया है 1 3, कितना आ गया 1 और 3। तो ये आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से बाकी सवाल भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो A और B तक है, नाम वो नहीं देते कोऑर्डिनेट में, हम देते हैं। उन्होंने कहा था 4 -1 एंड -2 -3 वाले दो कोऑर्डिनेट हैं, उन्हें ज्वाइन करने के बाद दो ऐसे पॉइंट है जिन्हें ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल 3 पार्टों में बांटते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो आपको इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए 3 पार्ट है, तो ये 1 और ये भी 1। तो अगर मैं इसको C पार्ट निकालूं तो C पार्ट के लिए 1 हो जाएगा और ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 2। तो C जो है AB को 1:2 में डिवाइड करता है। तो आप लिखोगे कि C डिवाइड्स AB इन 1:2, 1:2 में डिवाइड करता है, यानी कि ये M है और ये क्या है N है, और ये पॉइंट पे है x2 वाले हैं x2 y2 और ये वाले हैं x1 y1। तो सबसे पहले ये वाले पॉइंट निकाले, इस बार एक, क्योंकि भाई सारे के सारे ही ज्यादा थे तो xy तो दे नहीं सकते थे, तो a b c d दे दिया, नाम तो अपना भी दे सकते हैं हम। तो a के लिए क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे m यानी कि 1 मल्टीप्लाई x2 जो कि -2 है। देखो यहाँ लिख भी दूं तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए कि ये x2 और y2 कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि पीछे वाले हैं, जबकि ये x1 और y1 कंसीडर किए जाएंगे। ये हो गया। फिर अब n को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, n को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, यानी कि 2 × 4 और नीचे इन दोनों करना है प्लस। ये हो जाएगा -2 प्लस 8 और नीचे 3, तो कट के कितना आ गया भाई 6/3 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही आप b निकाल सकते हो। b में फार्मूला क्या लगने वाला है my2 और ny1 अपॉन में m प्लस में n। तो वैल्यू डालो, y2 वाली पीछे वाला है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, -3 को, फिर बीच में प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको -1 से और यहाँ 3 करके देखते हैं क्या क्या आ गया। -3 -2 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा आपके पास -5/3। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में भी आ सकती है डिजिट, तो -5/3 है। अब हमें CD निकालना है। अगर हम CD निकालें तो CD ऐसे भी निकल सकता है भाई, ये A है, ये B है, इस बार ये है। अब हमें D निकालना है। D का पॉइंट निकालना है तो यहाँ तक कितना हो गया 2 और यहाँ तक कितना हो गया 1, क्योंकि ये 1 और 1 थे, तो यहाँ तक का रेशो 2 और यहाँ तक का कितना हो गया 1। नाम तो और बताइए उसके नाम CD है, तो वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये C हो गया। अब इस बार तुम्हारे पास x2 कौन है -2 मल्टीप्लाई में m2, ये m का काम करेगा और ये वाला n का, और इसकी वैल्यू थी -2 -3 और इसकी वैल्यू थी आपके पास 4 -1, यही था। तो इसी को मल्टीप्लाई करने जा रहे, तो पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से। ऐसे भी सोच सकते हो, दूर वाली मल्टीप्लाई होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, अब -3 की मल्टीप्लाई, अब इसकी 4 की इससे होगी 1 से, तो ये हो जाएगा प्लस में 4 अपॉन में कितना 3, क्योंकि ये 2 और ये 1, -4 + 4 अपॉन में 3 मीन्स 0, क्योंकि 4 से 4 कट गया 0, नीचे कुछ भी हो फर्क तो पड़ता नहीं है, 0 हो गया। ऐसी आपकी वैल्यू D के लिए y2 से मल्टीप्लाई, पहले x2 से उससे मल्टीप्लाई करोगे y2 वाले से, तो y2 में हो जाएगा 3 × 2, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ -1 की मल्टीप्लाई होगी इससे 1 से, और ये आपके पास 3 2 × 6 -1, दोनों माइनस में है 3, तो -7/3 आ गया आपका D। तो कोऑर्डिनेट जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, आप फाइनली जो आंसर लिख के दोगे वो ऐसे दोगे
कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं तुम्हारे, वो आए थे 2 -5/3 और डी पॉइंट के आए हैं वो आया है 0 -7/3। तो उसने कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो ये कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 बेकार है, 4th और 5th करते हैं पहले। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दैट एंड दैट इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इस बार रेशियो फाइंड करना है। पहले दोनों क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था, इसका फाइंड करना है। कहा है कि जैसे अगर कोई लाइन है, जैसे यही लाइन है, कहीं भी बना दी मैंने, कौन सा मैंने कोई फिक्स मेजरमेंट लेके नहीं बनाया है, ऐसे ही बना दी। तो अगर ऐसी कोई लाइन है और उसको ये वाला जो पॉइंट है वो किस रेशो में काटता है, ये आपसे पूछे। तो आपको किस रेशो में ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में काटता है, ये पूछे। जब रेशो फाइंड करना होता है तो उसमें m की जगह यूज होता है k और n की जगह यूज हो जाता है 1। इजी हो जाता है, इससे बहुत सवाल इजी पड़ता है, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा करना ही है, मगर ये बहुत इजी तरीका हो जाता है कि अगर आपको रेशो फाइंड करना है तो उसमें रेशो जो आप लेट करते हो k और 1 लेट करते हो, फार्मूला के अकॉर्डिंग वही k जो है वो n का काम करेगा और 1 जो है वो n का काम करेगा। तो सबसे पहले आपने लेट किया, लेट रेशो जो है वो k इक्वल k रेशो 1, ठीक है। अब आपका फार्मूला जो होता है वही लगाओगे, जो कि होता है x2 के साथ m की मल्टीप्लाई n x1 और m प्लस में n। फार्मूला वही चल रहा है, बस फर्क क्या है, इस बार m की जगह k, इसकी जगह 1, तो k प्लस 1 होता तो सेम ही है। तो इस बार यहाँ x की जगह वैल्यू 1 है, -1, क्योंकि इसे तो कट किया है। पहले हम ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं वो फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ x ये होता था ना। तो अब कोऑर्डिनेट ऑलरेडी देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, -1 k x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, सिर्फ 6 प्लस 1 में x1 -3 और नीचे k प्लस 1 क्रॉस करवा दो, -k -1 6k -3 और इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 2 और ये 7k। तो k आ गया आपके पास, k आ जाएगा 2/7। तो k1 रेशो कितना हुआ, k1 का रेशो हुआ आपका 2:7। तो ये आपका शॉर्ट तरीका है निकालने का। तो जब आपको रेशो फाइंड करना होता है तो आप k रेशो 1 से उस सवाल को कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको ये। तो नेक्स्ट भी है कि क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। वो तो कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, पहले तो एक लाइन सेगमेंट जो बन रही है ज्वाइन करके a 1 5 1 -5, एक पॉइंट a है और एक पॉइंट ऐसे b है और b का पॉइंट है -4 5। तो एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करके बनता है a एंड b को, उसे x एक्सिस किस रेशो में कट करता है, ये पूछा है। तो ये x एक्सिस है, ये इसको किस रेशो में कट करता है, तो ये आपसे पूछा है। x एक्सिस में हमेशा y 0 होता है, y क्या होता है, हमेशा 0 होता है। x एक्सिस के पॉइंट हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, a 0, कोऑर्डिनेट ये कर सकते हैं कि a 0। रेशो हमें नहीं पता तो रेशो को क्या मान सकते हैं, k और 1। ये डायग्राम आप बनाओ चाहे ना बनो, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये तो हम तुम्हें समझाने के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो कौन है, नाम भी दे देते हैं चलिए इसका, P A 0। अगर ये y एक्सिस की बात कर रहा होता तो 0 a लिखते, क्या लिखते, 0 a। लेकिन ये x एक्सिस की बात कर रहा है, उसमें y वाले कोऑर्डिनेट 0 होता है, y वाला पार्ट 0 होता है, तो a 0 हो गया, ठीक है। एंड डिवाइड्स, और वो डिवाइड करता है लाइन ए बी को इन रेशो, ये सब हमने लेट किया, इन रेशो k रेशो 1 पे डिवाइड करता है, ये भी हमने मान लिया। अब अपना फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है क्या, x होता है m x2 प्लस में n x1 और नीचे अपॉन में m प्लस में n। अब इस बार क्या चेंजेस आई है, x की जगह पे कौन है जिस कोऑर्डिनेट ने कट किया, a, n की जगह पे कौन है, k, ठीक है। x की जगह पे x1 x2 की जगह पे कौन है, ये वाला -4 और बीच पे प्लस, और x फिर n की जगह पे 1 है और इसकी जगह पे भी 1 है, नीचे प्लस करोगे तो k प्लस में 1 आ जाएगा, एक ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब ये आपके पास आ गया, a की वैल्यू है -4 हो गया, -4k प्लस में 1 और नीचे भी k प्लस में 1। एक उधर भी चलते हैं तो उधर आएगा इस बार y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। y है यहाँ पे my2 प्लस में ny1 एक तरह से और फिर m प्लस में n। अब कौन किसका काम कर रहा है? y का काम कौन कर रहा है इस बार? 0, जो कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं वो तो x y होते हैं, तो 0 काम कर रहा है। m का काम कौन कर रहा है? k, y2 का काम 5, y1 फिर n का काम 1 और y1 का काम कर रहा है -5। नीचे है k प्लस में 1, इधर गया तो k प्लस 1 तो खत्म हो गया भाई, तो 5k -5 इक्वल क्या? 0। तो k कितना हो गया? 5/5 यानी करके 1 आ गया, करके क्या आ गया? 1। तो इसका रेशो क्या है? इसका रेशो है, तो रेशो आप लिखोगे इसका 1:1। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो -4 प्लस 1 और ये 2 तो -3/2। तो आपको कोऑर्डिनेट भी मिल गए, कोऑर्डिनेट हुए आपके पास p के कोऑर्डिनेट हुए -3/2 0, ये p के कोऑर्डिनेट हुए और रेशो कितना हुआ? 1:1। आपका पूरा आंसर आ गया। रेशो वाले सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और अब एरिया वाले सवाल तो कट ही गए हैं, इससे जो अगली एक्सरसाइज है तो यही एक्सरसाइज मेनली करनी है एनसीईआरटी से भी और बाहर से भी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक पैराग्राम है और ये उसके वर्टेक्सेस है। इफ ये वर्टेक्सेस ऑफ अ पैराग्राम देन फाइंड करो आप एसेंट। तो एक डायग्राम बना लेते हैं रफली, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए। तो नेचुरली अगर ये ए बी सी डी एक पैराग्राम है तो पहले के पॉइंट है आपके 1 2, दूसरे के पॉइंट है 4 एंड y और सी के पॉइंट है आपके पास x एंड 6 एंड ये है 3 एंड 5। ठीक है, अब ये पैराग्राम है तो डेफिनेटली इनके जो होंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और ये पैराग्राम के हैं क्या? डायगोनल्स, और डायगोनल डिवाइड करते हैं उसे, यानी बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपके सॉल्यूशन में ये लाइन मेंशन करनी पड़ेगी कि डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल है, नाम दे दो चलो AO, तो यानी कि AO इक्वल होगा OC के। अगर बराबर होते हैं तो रेशियो कितना होता है? 1:1। बराबर होते हैं तो रेशियो कितना होता है? 1:1। तो अब वाला फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर O के पॉइंट दे देते हैं AB। ये सब आप डायग्राम में कर सकते हो तो आपको कम लिखना पड़ेगा। AB तो A के पॉइंट कितने होंगे? 1 प्लस x अपॉन में 2। मैंने ये क्यों लगाया? ये मिड पॉइंट फार्मूला ही है, जैसे आप निकालते थे x mx2 n x1 और नीचे लिखते थे m प्लस 9, ऐसे लिखते थे। हम अब भी यही लिख रहे हैं, क्योंकि m भी मेरा 1 है और ये भी मेरा 1 है, तो उसको ना भी लिखो तो भी तो हम लिखेंगे x2 प्लस में x1 और अपॉन में 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो जब रेशो इक्वल होते हैं यानी कि 1:1 होता है तो उसे मिड पॉइंट रेशो कहते हैं। तो उसका फार्मूला ये भी हो सकता है जैसे अभी लिखा है कि x2, और ऐसी y के लिए निकालेंगे तो y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। कब हो सकता है? सिर्फ ये जब रेशो 1:1 हो, यानी इक्वल रेशो सिर्फ तभी हो सकता है और केसेस में नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये आ गया, ए हमारे पास नहीं था। ठीक है, ऐसे हम इसका बी निकालेंगे। पहले हमने ये वाले प्रोसेस को लेके गया AO इक्वल OC। ठीक, ऐसे इसका बी निकालेंगे तो 6 प्लस में 2 और अपॉन में 2 8/2 यानी कि 4 आ गया। ठीक, इस बार अब हमें ये भी तो पता है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। कौन? OB इक्वल किसके होगा? OD, क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल को एक थोड़ी ना है, दो है, तो डायगोनल सा बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो OB और OD भी तो इक्वल होगा। अगर OB और OD इक्वल है तो इस टाइम पे A इसके बिहाफ में भी निकल सकता है, 4 प्लस में 3 यानी कि 7/2 एंड B भी निकल सकता है y प्लस में 5 अपॉन में 2 निकल गया। अब ये है B वाली इक्वेशन और ये है आपके पास A वाली इक्वेशन। तो इक्वेट कर सकते हैं आप, तो लिखो इक्वेट पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेना। इक्वेट इक्वेशन 3 and 4 and 1 and 2 इक्वेशन। तो
तो जब आपने 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेट किया, क्योंकि ये भी देखो b के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, b के बराबर, तो y प्लस में 5 अपॉन में 2 इक्वल हो गया 4। तो आपके पास y आ जाएगा 4 2 जो 8, 5 वहां जाके माइनस हो गया तो 3 हो गया। ऐसे आपके लिए x वाले के लिए निकालोगे तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आया आपके पास 1 प्लस में x अपॉन में 2 और ये आ गया आपके पास 7/2। दोनों में से नीचे वाला 7 तो गायब हो गया, तो बचा क्या, x इक्वल c। तो आपकी वैल्यू आ गई 3, 6 एंड 3। तो आपके पास x की वैल्यू थी 6 फाइनली और y की वैल्यू कितनी आई है 3। ये आ गया क्वेश्चन समझ में अच्छे से। तो ज्यादातर ये ऐसा नहीं कि डिस्टेंस फार्मूला ऐसा नहीं हो सकता था, ये इसके बराबर और डिस्टेंस फार्मूला लंबा पड़ जाता है ऐसे सवाल के लिए, तो हम सेक्शन फार्मूला ही यूज करते हैं जिसमें मिड पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट उसमें चल जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ही चलाया गया है। आपसे कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ए खुद ए भी क्या है, डायमीटर। तो जैसे ए और बी जो है वो ए भी डायमीटर है। ए के पॉइंट हमें फाइंड करने को हम पे नहीं है, जो नहीं होते हैं उन्हें एक्स वाई मान लेते हैं, ये हम पे नहीं है। हम पे सेंटर है यानी कि 2 - 3 है और बी भी है 1 4 भी है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये अगर डायमीटर है, ये ओरिजिन है, ये तुम्हारा सेंटर है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फार्मूला क्या होता है, अभी हमने करा था, तो x2 प्लस में x1 अपॉन में 2। ऐसी y2 वाले के लिए भी होगा, y वाले के लिए भी y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि इस टाइम पे m और n 1 1 है इसलिए। तो इस बार मिड पॉइंट है कौन, ये वाला। तो 2 इक्वल किसके, पहले वाले दोनों प्लस, 1 प्लस में x अपॉन में 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और 1 माइनस कर दोगे, x आ गया। ऐसे ही आपके लिए इस बार -3, मिड पॉइंट तो -3 है, तो 4 प्लस में y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -6 -4, तो y कितना आ गया, -10। तो ये आपके पास -10 आ गया आंसर।